बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं हम ये स्टडी करेंगे और इसके यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर इस पे इफ़ेक्ट करते हैं और बेसिकली ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइम्स। कहते हैं एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड, दीज आर द कैटलिस्ट, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। वो ये कह रहा है कि जो ये एंजाइम्स हैं वो कुछ बायोलॉजिकली कैटलिस्ट हैं। और आपको पता है कैटलिस्ट किस काम क्या काम करते हैं, उनका क्या काम होता है। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बायोलॉजिकली सिस्टम में जो कैटलिस्ट है उसको हम एंजाइम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि उसके पास कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटी होती है कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है बिटवीन सर्टेन रिएक्टेंट एंड द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का कंबाइन होना इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स एंड फिर प्रोडक्ट का बन जाना। ये है एंजाइम की डेफिनेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी कि ये ऑर्गेनिक ही नेचर होते हैं और इसको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कहा जा सकता है। प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एंजाइम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। अब वो कह रहा है कि कैटलिस्ट क्या होता है एक्चुअल में, अब हमें ये भी जान लेना चाहिए बिल्कुल कि कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, वो कहते हैं कैटलिस्ट आर द केमिकल्स हैं ये भी विच इज़ यूज टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। मीन्स दैट यानी कि ये केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक ख़ास बात इसकी ये है कि ये जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो अपने आप को यूटिलाइज नहीं करता, जबकि अगर एंजाइम की बात की जाए ना तो वो अपने आप को यूटिलाइज कर लेता है। या तो उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, जितनी पहले थी, लेकिन कैटलिस्ट जो होता है ना एज इट इज़ वैसे का वैसे जो है ना एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये था हमारे कैटलिस्ट और एंजाइम का छोटा सा इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हम पढ़ने लगे हैं सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट किसे कहते हैं एक्चुअल में? सबस्ट्रेट क्या होता है कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट एक्चुअल में होता क्या है? दीज आर द मालिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट, यानी कि एक एंजाइम है उसे किसी चीज़ पे एक्ट भी तो करना है ना। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम पेपर है, पेपर पे राइट करते हैं ना, तो राइट करने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत होती है। इसी तरह एंजाइम को भी एक्ट करने के लिए किसी सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है जिस पे वो जाके एक्ट करेगा। ठीक है, और एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगी। ये थे कुछ एंजाइम की थोड़ी सी बातें। अब हम पढ़ने लगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो कहता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा इसकी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि कैटालाइज करता है यानी कि रिएक्शंस को। क्या करता है कैटालाइज? ये लार्ज अमाउंट ऑफ अगर सबस्ट्रेट भी होना तो उनको कैटालाइज कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि सक्रेज है। सक्रेज इज एन एंजाइम, यू कैन सी हियर, सक्रेज इज एन एंजाइम, इट इज स्मॉल अमाउंट इजीली कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को कर देता है, सक्रेज को कन्वर्ट कर देता है सक्रोज के अंदर। सक्रेज एक एंजाइम है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है सक्रोज को। ठीक है, ये है सक्रेज का काम। ब्रेक डाउन ऑफ सक्रोज जो कर रहा है वो कौन सा है? वो सक्रेज है। इसी तरह अगर पेप्टेज देखा जाए तो वो हमारी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। इसी तरह हम कोई भी देख लेते हैं, अमाइनेज देख लेते हैं, यूरिएज देख लेते हैं। यूरिएज क्या करता है? यूरिया को ब्रेक डाउन करता है। इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ये थी हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की कि सोल्यूबिलिटी बेसिकली क्या होती है। मींस दैट यानी कि जो एंजाइम्स हैं क्या वो सोल्यूबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम वाटर में बात की जाए ना तो मोस्टली थोड़े से सोल्यूबल हो सकते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी, लेकिन इनको यानी कि अगर इनके हम लोग चाहते हैं कि ये अगर ये सोल्यूबल हो जाते, हम एक कंसेप्ट लेते हैं, अगर ये सोल्यूबल हो जाते तो क्या ये हमारा रिएक्शन प्रोसीड करा सकते? नहीं हो करा सकते थे। इसीलिए ये कहता है कि ये मोस्टली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जिस तरह अब वाटर के साथ तो हमने कोई इतना स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं कराने होते, जो बाकी रिएक्शंस होते हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, उनके अंदर ये क्या करती है, प्रेसिपिटेट बना देते हैं। प्रेसिपिटेट बनाने से ये होता है कि उनके अंदर ये सोल्युबिलिटी नहीं करते। प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम लोग गेन कर लेते हैं और फिर उससे क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम है वैसे का वैसे हमें ऑब्टेन हो जाता है। ये थे कुछ सोल्युबिलिटी उसकी बात करें। वो कहता है कि किन किन सॉल्वेंट्स में ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। वो कहता है कंसनट्रेटेड अल्कोहल, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये कुछ है, ये तो चंद एक एग्जाम्पल दी हुई, और भी बहुत सारे हैं कि हमारे सॉल्वेंट्स जिसमें ये सोल्युबिलिटी क्रिएट करती हैं और क्या प्रेसिपिटेशन बना देती हैं।
ये थी कुछ सोल्युबिलिटी के इफेक्ट। फिर वो बात करता है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या चीज़। कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज अप द सर्टेन मैक्सिमम। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग, एक एंजाइम दिया हुआ है हमने, जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहेंगे ना, वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ दैट टाइम इट डिक्रीजेज। यानी कि देखिए, ये में एग्जाम्पल है कि 1 किलो अगर हम एंजाइम ले रहे हैं, 1 kg एंजाइम ले लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल, और हमने ले लिया 1 kg सबस्ट्रेट। अब आपको पता होना चाहिए 1 किलो एंजाइम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 10 kg सबस्ट्रेट को भी यूटिलाइज करा सकता है। एग्जाम्पल है वैसे ही, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ले ली मैंने, बहुत ही लिटल सी अमाउंट लेनी चाहिए थी। तो अब अगर हम 12 किलो, 15 किलो, 50 किलो भी अगर कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, उसमें एंजाइम इफेक्ट करना छोड़ देगा, हमारी प्रोडक्ट बनना ख़त्म हो जाएगी। वजह क्या है कि एंजाइम भी एक लिमिट तक ही बस इंक्रीमेंट बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये बर्दाश्त करना ख़त्म कर देता है और फिर अपनी एक्टिविटी को खो देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है। वो कहते हैं कि अगर एसिडिक बात की जाए ना, कि अगर एसिड्स होंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपको पता है कि एंजाइम की भी जो नेचर है ना, वो थोड़ी सी एसिडिक ही है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर एसिड होंगे, एसिड के अंदर एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और बेस के अंदर क्या है, वो एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है पीएच का। अगर हम इस तरह टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में वो बात करता है कि टेम्परेचर के अंदर जो है ना, किस वक्त ये एक्टिव होता है, किस वक्त ये नॉन एक्टिव होता है, और किस वक्त ये फुली एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं, देखें वो क्या कहता है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये इनएक्टिव होगा, यानी कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अगर ये 10 to 20 है तो वेरी लिटिल, थोड़ा सा एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। हाँ, अगर बॉडी टेम्परेचर इस तरह 37 to 40 तक ये टेम्परेचर हमारा आता है तो ये फुली एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिव होता है। अगर 50 पे जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये डी नेचर हो जाएगा, मीन्स दैट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़ खो बैठेगा। तो इसके यानी कि एक टेम्परेचर भी इसको ऑप्टिमम ही चाहिए। इसके बाद वो बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से मैकेनिज्म जो इम्प्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो रहे और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। तो क्या सबसे पहले वो बात कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिस वक्त एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जिस तरह हमें दिखाया हुआ है, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, कंबाइन हो रही है, ई एस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ई एस कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, ठीक है, और जो ई है एंजाइम, वो एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ छोटी सी फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स की। बाद में बात करते हैं कि एक्टिव साइट। वो कहते हैं जिस वक्त कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा होता है तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताती हूँ। देखिए, जिस तरह ये है एक सबस्ट्रेट और यहाँ से ये आ रहा है एक एंजाइम। अब यहाँ पर ये जो ऊपर एंजाइम है, ई फॉर एंजाइम, ठीक है, एस फॉर सबस्ट्रेट, अभी जहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो रहा है, ये जो साइट है ना, दिस वन इज द साइट, इज कॉल्ड द एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या कहला रही है, हमारी एक्टिव साइट कहला रही है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एंजाइम में एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट में एक्टिव साइट कौन सी होती है। वो साइट होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट यानी कि अप्लाई हो रहा होता है और उसके ऊपर आकर वर्क कर रहा होता है। वो सबसे पहले एक्टिव साइट की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द बाइंडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड अ प्लेस ओवर द एंजाइम कॉल्ड द सबस्ट्रेट। कहते हैं कि वो बाइंडिंग साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट साइट या फिर एक्टिव साइट। एक और डेफिनेशन दे रहा है, वो कहते हैं द कैटालिटिक साइट कैन बी कंसीडर्ड टू द फंक्शन ऑफ द क्लेफ्ट दैट कैन ट्रैप द सबस्ट्रेट फ्रॉम विच इट इज़ द हाई अफिनिटी एंड ग्रेट स्पेसिफिसिटी। वो ये कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, उनकी जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसी की स्पेसिफिसिटी ये शो करा रही होती है कि इसके लिए कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक रहेगा। जिस तरह यूरिएज है, वो सिर्फ यूरिया को ही यानी कि ब्रेक डाउन करेगा, ना कि वो सुक्रोज को कर देगा या फिर वो पेप्टोज को, इस तरह की किसी चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। वजह क्या है, उसकी एक्टिव साइट किससे मैच हो रही है, अपने ही जो यानी कि रेलिवेंट का एंजाइम है उससे मैच हो रही है। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ थी एंजाइम्स की। और फिर उसके बाद जो तो हमने फैक्टर्स पढ़े थोड़े से, वो अब कहता है कि कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। बिल्कुल मैंने भी आपको बताया था कि जिस वक्त ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, बन गया है, ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसने क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ई पी बना है। इसके बाद क्या होगा, ई पी के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट अलग रह जाएगी और एंजाइम अलग से रिलीज हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ किसी भी तरह वो एंजाइम रिलीज हो सकता है। तो ये तो थोड़ा सा हमारा हल्का हल्का सा कंसेप्ट एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट वो बात कर रहा है जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन उसने पूरा का पूरा दिखा दिया हमें,
कंप्लीटली शो कर रहा है। ईएस कॉम्प्लेक्स बना, ईएस बन गया, ईपी बन गया और फिर ई प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम वैसे का वैसे हमें फ्रीली का फ्रीली मिल गया। अब यहाँ पे उसने बहुत ही खूबसूरती से एक डायग्राम दिखाई है कि ई से ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, यानी कि ये इधर सबस्ट्रेट है, अभी ये इधर आने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो वाइट वाइट शो हो रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्टिव साइट्स हैं इनकी। ठीक है, ये थे थोड़ा सा कुछ यानी कि हमारा एंजाइम के बारे में। अब वो बात करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी टर्म कहला यूज़ होती हैं और कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कहलाती है। ठीक है, अगर एंजाइम के साथ कोई मेटल जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगी। ठीक है, अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ गया और सबस्ट्रेट की नेचर क्या है वो क्या कहलाएगी, अगर नहीं जुड़ा तो क्या कहलाएगी। इस तरह से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम अगर देखी जाए तो वो प्रोटीनिशियस है। ठीक है, कहता है कि एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन है और कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट एंड एडिशन रिक्वायर स्मॉल नॉन प्रोटीन मालिक्यूल। कहता है कि इसको एडिशन के लिए थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर होता है। ठीक है, इनकी ये खुद तो प्रोटीनिशियस है। अब देखिए प्योर मटेरियल होना तो भी वर्क नहीं कर सकता, उसे थोड़ी सी इम्प्योरिटी चाहिए ही होती है। कहते हैं एंड मेटल आइंस विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको पता है मेटल्स क्या हैं, बेस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए मेटल जो है एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा यानी कि हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। ये तो आप सबको कॉमन सी बातें हैं, ये तो सबको ही पता होती हैं। कहते हैं इन द लेटर केस द प्रोटीन कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। ठीक है, इस केस में मुझे क्या कह रहा है कि ये जिस वक्त हमारा जो एंजाइम है उसको वो क्या कह रहा है, एपोएंजाइम कह रहा है। कहता है व्हेन द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज आइदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि जो एक एंजाइम है उसको एपोएंजाइम कह रहा है, जो इसके ऊपर नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम मेटल का नाम दे रहे थे उसे क्या कहता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहा है। फिर इसी तरह कहता है कि एक कोफैक्टर भी होता है, उसी मेटल्स जो आयंस होते हैं उनको कोफैक्टर कहा जाता है। इसके अलावा उसको कोएंजाइम भी, यानी कि जो एंजाइम का साथी है उसको कहते हैं कोएंजाइम, जिस तरह कोफेलो इस तरह से कहते हैं कोएंजाइम, यानी कि जो एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है उसको क्या कहेंगे, कोएंजाइम। मतलब ये वो जो मेटल्स आके अटैच हो रही हैं उनको कोएंजाइम कहेंगे, सिर्फ अकेली मेटल को कोफैक्टर कहेंगे। और जिस वक्त एंजाइम और यानी कि ये कोएंजाइम जो होगा आपस में जुड़े हुए होंगे मेटल और एंजाइम, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा समझने वाली बात है, क्लियरली समझेंगे तो आ जाएगी। कहते हैं द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इन आइदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि देखो एपोएंजाइम, ठीक है, यानी कि वो जो एंजाइम ही है उसी को एपोएंजाइम का नाम दे रहा है। एपो मतलब वो खुद एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कर रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बना रहा है, कोफैक्टर है एंड कोएंजाइम, इस तरह से ये सब कुछ एक ही चीज़ है। ठीक है, वो कहता है होलो एंजाइम किसे कहते हैं, कहता है कि एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑफ द कंप्लीट एंजाइम्स टर्म्ड एज होलो एंजाइम। कहता है जिस वक्त पूरा का पूरा एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट कंपोनेंट्स नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको भी क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जरूरत होती है। दिस इंक्लूड डेरिवेटिव ऑफ बी वाइटामिन एंड मेटेलिक आयंस, यानी कि जो कोफैक्टर हैं हमारे वो मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं और बीट वाइटामिन भी हो सकते हैं। अब कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस देख रहे हैं ना, उसने शो भी कर दिया कि इसकी नेचर क्या है, इनऑर्गेनिक की नेचर है कि जिस तरह के वो दिखा रहा है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयरन 2+, आयरन 3+, ठीक है, इस तरह से एक्सेट्रा। अब वो कहते हैं कोएंजाइम क्या है, कहते हैं कि दीज आर आइदर ऑर्गेनिक और मेटेलिक, यानी कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और मेटेलिक भी। एक ही चीज़ को वो इस कान से पकड़ रहा है उस कान से पकड़ रहा है कि कोएंजाइम के साथ वो जो कोफैक्टर आके अटैच होता है तो वो क्या कहता है, वो मेटेलिक भी नेचर हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, वो उसके बाद बात करते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में वो ये कहता है कि दीज कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम दैट आर वेरी टाइटली बाउंड विद द एंजाइम्स प्रोटीन्स आर डेजिग्नेटेड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि वो कोफैक्टर्स और कोएंजाइम जो एक दूसरे के साथ फुली टाइटली बाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ आई, यानी कि एक एंजाइम का कोफैक्टर है जो वो उसके साथ टाइटली बाउंड होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारा थोड़ा सा एंजाइम, उसके ऊपर अफेक्ट होने वाले फैक्टर्स, उसकी थोड़े से फंक्शंस और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।